हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूँ। आज बहुत दिनों बाद फिर से हम अपनी बॉटनी की नॉलेज को आपके साथ अपग्रेड करने के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पिछली कंटिन्यूएशन के साथ ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आरपीएससी के पेपर फर्स्ट और सेकंड के जो वीडियोस हम बना रहे थे उन्हीं को अब मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर उनको डालूँ। बीच में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं नहीं डाल पाई थी। अब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ये डेली अपडेट करती रहूं। तो मेरे चैनल पर मुझे सपोर्ट करते रहिए और इसके साथ बने रहिए और अपडेट होते रहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के पेपर फर्स्ट की यूनिट 7 का टॉपिक है और ये टॉपिक है रूट एपिकल मेरिस्टेम ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मूल शीर्ष विभज्योतक संगठन। इसके बारे में आज हम डिटेल में देखेंगे। तो बेसिकली ये टॉपिक जो है उस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि जो रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है उसका किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन होता है, डिफरेंट थ्योरीज जो इसके लिए दी गई हैं वो थ्योरीज क्या कहती हैं, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो देखिए, जब हम बात करते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम की, तो जो प्राइमरी रूट एपिकल मेरिस्टेम है वो एम्ब्रियोनिक रेडिकल से डिफ्रेंशिएट होता है, यानी कि जो मूलाभ है, भ्रूणीय मूलाभ जो है उससे विभेदित होकर प्राथमिक मूल शीर्ष विभज्योतक संगठन बनता है। ये जो सेल्स होती हैं एम्ब्रियोनिक रेडिकल की, जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? डेंसली साइटोप्लाज्मिक होती हैं, जिनके अंदर बहुत बड़ा न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। ये सेल्स अनडिफ्रेंशिएटेड होती हैं, हाईली मेरिस्टेमेटिक होती हैं, इसीलिए इनके अंदर एक्टिव डिविजन्स जो हैं वो देखने को मिलता है। ये सेल्स क्या करती हैं? मैच्योर रूट के डिफरेंट टिश्यूज़ को प्रोड्यूस करती हैं या उनके डेवलपमेंट में हेल्प करती है। तो हम इसे और डिटेल में यहाँ आगे देखेंगे कि जो एपिकल मेरिस्टेम है, रूट एपिकल मेरिस्टेम जो है वो शूट की तरह बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और कुछ पार्ट्स इसमें डिफरेंट भी हैं, शूट की तरह ही नहीं होता, इसमें कुछ डिफरेंसेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, जो रूट एपेक्स है वो पार्शियली एनक्लोज्ड होता है एक फुल्ली डिफरेंशिएटेड मैच्योर स्ट्रक्चर में, जिसे कि हम रूट कैप कहते हैं, जबकि शूट के ऊपर ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर हमें देखने को नहीं मिलता था। साथ ही साथ एपिकल मेरिस्टेम जो होता है रूट में वो कभी भी टर्मिनल पोजीशन में नहीं होता, जैसे कि शूट में होता है। ये सब टर्मिनल पोजीशन में पाया जाता है, यानी कि शूट में एपिकल मेरिस्टेम हमेशा अपर पोजीशन पर होता है, टर्मिनल पोजीशन पर होता है, लेकिन रूट में ये सब टर्मिनल पोजीशन पर होता है। रूट एपिकल मेरिस्टेम जो है वो एक्सिस की तरफ तो जो सेल्स हैं उनको प्रोड्यूस करता ही है, साथ ही साथ रूट कैप को इनिशिएट करने के लिए उससे दूर भी सेल्स को प्रोड्यूस करता है, यानी कि एपेक्स के अलावा और भी सेल्स जो हैं वो रूट एपिकल मेरिस्टेम की सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो रूट एपेक्स जो हैं उससे किसी भी तरीके के लेटरल अपेंडेजेस का फॉर्मेशन नहीं होता, जैसे कि हम शूट में देखते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो लेटरल ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है वो एपिकल मेरिस्टेम के पीछे की तरफ से शुरू होता है। रूट एपेक्स में किसी भी तरह के नोड और इंटरनोड्स नहीं पाए जाते। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो रूट्स के अंदर रूट कैप मिलता है वो हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे होता है, जबकि शूट में शूट एपेक्स टर्मिनल पोजीशन पर होता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, वेस्कुलर सिलेंडर, ये जो हैं 3 प्रिंसिपल टिश्यू सिस्टम देखने को मिलते हैं जो कि रूट एपेक्स की पीछे की तरफ पाए जाते हैं। तो ये एक बेसिक सा डिस्क्रिप्शन है कि रूट एपिकल मेरिस्टेम जो है वो किस तरीके का होता है, लेकिन डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट थ्योरीज दी हैं जो कि रूट एपिकल मेरिस्टेम की ऑर्गेनाइजेशन को समझाती हैं। कुछ थ्योरी के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, जस्ट लाइक एपिकल सेल थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी, हैबरलैंड थ्योरी, कॉर्पर कप्पे थ्योरी, क्विसेंट सेंटर थ्योरी। ठीक है, अब फर्स्ट थ्योरी की हम बात कर रहे हैं, एपिकल सेल थ्योरी। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि ये थ्योरी क्या कह रही है, एपिकल सेल की प्रेजेंस के बारे में बता रही है। तो सबसे पहले तो ये जो थ्योरी है वो नगेली ने 1858 के अंदर प्रपोज की थी। इन्होंने कहा कि रूट एपिकल मेरिस्टेम के फॉर्मेशन में एक सिंगल एपिकल सेल या एपिकल इनिशियल होता है जो कि पूरे के पूरे रूट एपिकल मेरिस्टेम को प्रोड्यूस करने में, डेवलप करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब जब हम वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स में देखते हैं तो वहाँ पर तो हमें सिंगल एपिकल सेल देखने को मिलती है, जस्ट लाइक इक्विसिटम, एडिएंटम एंड पॉलीपोडियम में, लेकिन बाकी सब में हमें ये देखने को नहीं मिलती है।
साथ ही साथ ये कहा गया है कि जो एपिकल इनिशियल सेल जो है वो टेट्राहेड्रल शेप में होती है, जिससे कि एक साइड पे रूट कैप का फॉर्मेशन होता है, यानी कि एक सिंगल सेल जो है वही सारी सेल्स को फॉर्म करने में हेल्प करती है। इसके अलावा बाकी के जो 3 साइड हैं उन 3 साइड से एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और वेस्कुलर सिलेंडर का फॉर्मेशन होता है। इनका कहना है कि ये इस तरीके से सेल होती है, यहाँ रूट कैप बन गया और बाकी जो अदर 3 साइड्स हैं उससे एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड वेस्कुलर सिलेंडर का फॉर्मेशन हो गया। अभी आगे हम डायग्राम में भी इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनका कहना यह है कि एक मैच्योर रूट में जितने भी टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं इंक्लूडिंग रूट कैप, वो सारे के सारे एक सिंगल एपिकल सेल के ही डेरिवेटिव होते हैं, एक सिंगल एपिकल सेल से ही फॉर्म होते हैं। तो एपिकल सेल थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओनली वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स के अंदर ही सिंगल एपिकल सेल पाई जाती है, तो उनके लिए तो ये थ्योरी जो है वो बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की तो उनके लिए ये थ्योरी सही नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इनके अंदर एक सिंगल एपिकल सेल प्रेजेंट नहीं होती, मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट होती है। ये देखिए डायग्राम से हम इसको समझ लेते हैं। ये जो बीच में है सेंटर में ये वाली, ये क्या है? ये सिंगल एपिकल सेल है। ये सिंगल एपिकल सेल ने एक साइड तो क्या बना दिया? रूट कैप बना दिया, ठीक है। बाकी जो 3 साइड्स की ये बात कर रहे थे, ये यहाँ पर इन्होंने क्या करा? एपिडर्मिस बना लिया और जो बीच का पोर्शन था इससे इन्होंने कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन कर लिया। तो इस तरीके से ये थ्योरी जो है ये कह रही है कि एक सिंगल सेल जो है उसी से ही बाकी सारी जो सेल्स हैं वो प्रोड्यूस होती है। सेकंड जो थ्योरी है वो है हिस्टोजन थ्योरी, जिसे हैंस्टीन ने 1868 में दिया था। ये जो थ्योरी है वो हैंस्टीन ने जब दी थी तो इनके हिसाब से इन्होंने ये कहा था कि रूट एपिकल मेरिस्टेम की जो सेल्स हैं उनके अंदर 3 सेल इनिशिएटिंग रीजन्स पाए जाते हैं जिन्हें कि हम हिस्टोजन्स कहते हैं। ये हिस्टोजन्स जो हैं, जो 3 यहाँ पर बात की गई है, फर्स्ट वन इज़ डर्मेटोजन, सेकेंड वन इज़ पेरीब्लेम एंड थर्ड वन इज़ प्लीरोम। हिंदी में त्वचाजन, वल्कुटजन एंड रमजन, ठीक है। तो इनके हिसाब से जो डर्मेटोजन है वो एपिडर्मिस को फॉर्म करता है, पेरीब्लेम जो है वो कॉर्टेक्स को फॉर्म करता है और प्लीरोम जो है वो वेस्कुलर सिलेंडर को फॉर्म करता है, जैसे कि हम मैच्योर रूट में देख सकते हैं। यानी कि जो 3 डिफरेंट हिस्टोजन्स या टिश्यूज़ यहाँ पर जो प्रेजेंट हैं वो 3 डिफरेंट पार्ट्स को फॉर्म करते हैं, ठीक है। जो डर्मेटोजन है उनके डेरिवेटिव्स हमेशा वेरी करते हैं। जैसे कि हम जियामीज में अगर देखें तो डर्मेटोजन क्या करता है? रूट कैप का ही फॉर्मेशन करता है, तो यहाँ पर हम इसे कैलिप्ट्रोजन कहते हैं। जब हम मोनोकोट यानी कि ब्रेसिका के अंदर देखते हैं तो डर्मेटोजन क्या जनरेट करता है? एक तो प्रोटोडर्म जनरेट करता है और एक रूट कैप को जनरेट करता है, तो यहाँ पर हम इसको डर्मेटोकैलिप्ट्रोजन कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पर देखते हैं तो हमने ये देखा था कि शूट एपिकल मेरिस्टेम में भी सेम थ्योरी है, यानी कि ये थ्योरी जो है रूट और शूट दोनों के एपिकल मेरिस्टेम को सेम तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को समझाती है, उसमें बिल्कुल भी डिफरेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। तो देखिए यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये 3 टिश्यूज़ यहाँ पर प्रेजेंट है, हिस्टोजन्स, डर्मेटोजन, पेरीब्लेम और प्लीरोम, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। पिंक वन इज़ प्लीरोम, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देती हूँ। बड़ा नहीं हो रहा है, ठीक है, वैसे क्लियरली यहाँ पर शो हो रहा है। पिंक वन इज़ प्लीरोम, रेड वन इज़ पेरीब्लेम एंड ब्लू वन इज़ डर्मेटोजन, जो डिफरेंट टिश्यूज़ को फॉर्म करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है हैबरलैंड थ्योरी। हैबरलैंड थ्योरी जो है ये हिस्टोजन थ्योरी के बाद आई थी। हैबरलैंड ने इसको 1914 के अंदर दिया था और इन्होंने कहा था कि प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम एंड प्रोकैम्बियम जो हैं वो वैसे ही काम करते हैं जैसे कि हिस्टोजन काम करते हैं। जो हिस्टोजन थ्योरी में 3 हिस्टोजन्स थे उनके इन्होंने नाम चेंज कर लिए, उनको प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम एंड प्रोकैम्बियम नाम दे दिया। हैबरलैंड के अनुसार अगर हम बात करें तो इन्होंने सेलुलर कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से 4 तरीके के रूट एपिकल मेरिस्टेम बताए, जो कि है रेननकुलस टाइप, कैजुराइना टाइप, जनरल टाइप एंड मेज टाइप। क्या हैं ये, क्या इनमें डिफरेंस है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ रेननकुलस टाइप। तो रेननकुलस टाइप में अगर आप देखेंगे
तो ये टाइप क्या कह रहा है, ये बहुत सबसे प्राइमरी टाइप है, ठीक है। यहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स मिलती हैं वो एक सिंगल रो में मिलती हैं। रूट एपेक्स के जितने भी टिश्यू हैं इंक्लूडिंग रूट कैप, ये सब के सब एक सिंगल एपिकल सेल से फॉर्म होते हैं, जैसे कि हमने वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स में देखा था। इस तरीके के रूट एपिकल ऑर्गेनाइजेशन रेननकुलेसी में, लेग्यूमिनेसी में जो कि डाइकोट हैं, एलियम सटाइवम जो कि गार्लिक का बोटेनिकल नेम है जो कि एक मोनोकोट है, उनमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ब्लैक कलर से इस तरीके से एक सेल बनी हुई है जो कि सिंगल एपिकल सेल है और इससे 3 टाइप से डिवीज़न हुआ है। नीचे की तरफ क्या बनी है, रूट कैप बनी है। साइड की तरफ क्या बनी है, यहाँ पर एपिडर्मिस का फॉर्मेशन हुआ है और सेंटर के अंदर जो सेंट्रल सिलेंडर है या कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये रेननकुलस टाइप या प्रिमिटिव टाइप ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम है। सेकेंड वन इज कैजुराइना टाइप। यहाँ पर 2 ग्रुप ऑफ इनिशियल्स प्रेजेंट हैं सेल के, जिसमें से एक जो है वो तो वेस्कुलर सिलेंडर को बनाता है और दूसरा जो है बाकी 3 टिश्यूज जो बच गए हैं एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड रूट कैप को बनाता है। इस तरीके का रूट एपिकल मेरिस्टेम ऑर्गेनाइजेशन कैजुरिनेसी, प्रोटिएसी और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको डिफरेंट कलर से बता देती हूँ। इसने क्या कहा, एक जो है वो वेस्कुलर सिलेंडर को बनाता है, तो ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये एक सिंगल सेल से बना हुआ है, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट हैं वो आपको मैं दिखा देती हूँ डिफरेंट कलर से। तो यहाँ पर बाकी के जो 3 हैं वो क्या कर रहे हैं, एक तो बना रहा है आपका रूट कैप वाला पार्ट, ठीक है। दूसरा जो है आपका एपिडर्मिस वाला पार्ट, ये रूट कैप हो गई, एपिडर्मिस हो गई, एंड तीसरा जो है वो आपका कॉर्टेक्स वाला पार्ट बना रहा है। तो यहाँ पर जो है 2 ग्रुप ऑफ इनिशियल्स प्रेजेंट हैं कैजुराइना टाइप में। रेननकुलेसी के अंदर सिंगल ग्रुप ऑफ सेल्स या सिंगल सेल प्रेजेंट थी, ठीक है। जब हम बात करते हैं जनरल टाइप में, तो जनरल टाइप में 3 ग्रुप्स ऑफ इनिशियल प्रेजेंट हैं, जिसमें से सबसे बाहर वाला जो है वो एपिडर्मिस और रूट कैप बनाता है, मिडिल वाला जो है वो कॉर्टेक्स बनाता है और सबसे अंदर वाला जो है वो सेंट्रल सिलेंडर को बनाता है। और डाइकोट्स के अंदर इस तरीके का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्लियरली आप देख सकते हैं, देखिए इस तरीके से मैं थोड़ा सा यहाँ पर बना के बता रही हूँ, इस तरीके से यहाँ पर चीज़ इन्होंने दिखाई है। तो देखिए मैं आपको कलर से बता देती हूँ। देखिए ये वाला जो है ये क्या बना रहा है, ये रूट कैप बना रहा है, ठीक है। उसके बाद में जो मिडिल वाला है यानी कि ये वाला है वो क्या बना रहा है, कॉर्टेक्स बना रहा है। और ये वाला जो है वो सेंट्रल सिलेंडर बना रहा है, यानी कि सेंट्रल सिलेंडर बन रहा है एक से, ठीक है। और ये जो मिडिल वाला है इससे आपकी एपिडर्मिस बन गई है, एंड लास्ट वन जो है बाहर वाला, इससे आपकी रूट कैप का फॉर्मेशन हो गया है। नेक्स्ट वन इज मेज टाइप। मेज टाइप जो है यहाँ पर 4 ग्रुप ऑफ इनिशियल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। देखिए अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में 1, फिर 2 एंड 3 एंड लास्ट वन इज 4 ग्रुप ऑफ इनिशियल प्रेजेंट है, जिसमें से सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या बना रही है, कैलिप्ट्रोजन बना रही है, जिससे कि रूट कैप का फॉर्मेशन होता है। और जो अदर है उनसे एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड रूट कैप बन रही हैं। इस तरीके की रूट एपिकल मेरिस्टेम का ऑर्गेनाइजेशन मोनोकोट्स में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक ग्रुप ऑफ सेल तो क्या बना रही है, क्लियरली ये कैलिप्ट्रोजन है जो कि रूट कैप का फॉर्मेशन कर रही है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर एपिडर्मिस का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड लास्ट वन जो है वो क्या बना रही है आपका, एक सेकेंड, लास्ट वन जो है आपका ये वाला जो पार्ट है वो आपका वेस्कुलर सिलेंडर जो है वो बनाती है। तो 4th यहाँ पर आप करेक्शन करके वेस्कुलर सिलेंडर लिख लीजिएगा। तो 4 पार्ट बन रहे हैं, सबसे बाहर वाली से रूट कैप बन रहा है और अंदर वाले जो हैं उनसे एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड जो वेस्कुलर सिलेंडर है, सेंट्रल सिलेंडर है, उसका फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो कॉर्पर कप्पे थ्योरी है। इस थ्योरी को शूप ने दिया था 1917 में। कॉर्पर कप्पे कॉन्सेप्ट जो है इसको बॉडी कैप कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, क्योंकि कॉर्पर का मीनिंग होता है बॉडी एंड कप्पे का मीनिंग होता है कैप। इन्होंने कहा कि रूट एपेक्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस पर डिपेंड करता है कि डिविजन्स का जो प्लेन है वो क्या है, यानी कि किस डायरेक्शन में डिवीज़न हुआ है। इस थ्योरी के अनुसार अगर हम बात करते हैं
तो रूट एपेक्स की जो सेल्स हैं वो 2 प्लेन्स में डिवाइड होती हैं। पहली जो सेल है वो क्या करती है, 2 में डिवाइड होती है, यानी कि फर्स्ट सेल जो है, मैं कलर चेंज कर देती हूँ। देखिए जो फर्स्ट सेल है वो ट्रांसवर्स डिवीज़न द्वारा 2 में डिवाइड होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो सेल्स हैं, जो एक डॉटर है वो डॉटर सेल है वो ऊपर वाली या नीचे वाली जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल डिवीज़न से डिवाइड होती है। तो इस तरीके का डिवीज़न प्लेन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इससे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं टी डिवीज़न। अगेन मैं आपको बताती हूँ, इस तरीके का डिवीज़न था। तो या तो अगर इस तरीके से डिवीज़न होगा, नीचे वाली सेल में लॉन्गिट्यूडिनल डिवीज़न होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, सीधा या स्ट्रेट टी कहेंगे। और अगर फर्स्ट वाली सेल में होगा तो इसे हम इन्वर्टेड टी कहेंगे, ठीक है। तो इसे हम टी डिवीज़न कहते हैं। इस डिवीज़न के बेस पर इन्होंने कहा कि रूट सिस्टम में 2 तरह के जोन्स पाए जाते हैं, कॉर्पर एंड कप्पे। कभी कभी आउटर रीजन में टी स्ट्रेट होता है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, और कभी कभी क्या होता है, टी जो है वो इन्वर्टेड होता है, ठीक है। तो इन्वर्टेड टी रीजन जो है, ठीक है, उसमें हम क्या कहते हैं, उसको हम कॉर्पर कहते हैं, और स्ट्रेट टी जो है इसको हम कप्पे रीजन कहते हैं। तो इस तरीके का हम यहाँ पर बेसिकली एक डिवीज़न देखते हैं और डिफरेंट रीजन्स यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो है आप क्लियरली देख सकते हैं, ये जो है आपका स्ट्रेट टी, सॉरी यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो क्लियरली आप देखिए, ये जो आपको रेड वाला पार्ट दिख रहा है इसमें इस तरीके से डिवीज़न देखने को मिल रहा है, यानी कि इन्वर्टेड टी डिवीज़न है, ठीक है। तो इसे हम कैलिप्ट्रोजन कहते हैं, रूट कैप का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जहाँ भी आपको इन्वर्टेड टी रीजन दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा कहीं कहीं पे जो देखिए यहाँ पर, जैसे कि ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर सीधा टी बन रहा है, तो आप इसको क्लियरली कह सकते हैं ये जो है आपका कॉर्पर रीजन है और ये जो है आपका वो कप्पे रीजन है। तो इस तरीके के 2 रीजन जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लास्ट थ्योरी जो है आपकी वो है क्विसेंट सेंटर थ्योरी, जो कि ये कहती है कि यहाँ पर एक क्विसेंट या शांत क्षेत्र पाया जाता है। 1956 और 1958 में क्लोज नाम के जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जियामीज की रूट टिप के अंदर डीएनए सिंथेसिस की स्टडी की थी। तो इन्होंने ये पाया था कि रूट कैप और एक्टिव मेरिस्टेमेटिक रीजन के बीच में एक सेंट्रल कप लाइक रीजन पाया जाता है, और इस रीजन की जो सेल्स होती हैं उनमें डीएनए, आरएनए और प्रोटीन की कंसंट्रेशन जो है बहुत ही कम होती है, अगर हम इसको अदर सेल से कंपेयर करते हैं तो, ठीक है। साथ ही साथ इन सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कम होता है, और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही छोटा होता है। जब इन्होंने इस क्षेत्र को देखा तो इस क्षेत्र को इन्होंने क्या किया, इस रीजन में इन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव प्रिकर्सर जो हैं वो डाले, ये देखने के लिए कि डीएनए सिंथेसाइज होता है या नहीं होता। तो इन्होंने देखा कि इस रीजन में डीएनए का सिंथेसिस एक्टिवली नहीं हो पा रहा है। तो ये सेंट्रल इनएक्टिव रीजन जो है रूट का, इन्होंने इसको क्विसेंट सेंटर या शांत क्षेत्र नाम दिया, ठीक है। ये जो रीजन है कैसा होता है, रफली हेमी स्फेरिकल होता है शेप में, जिसमें अगर हम लगभग 100 सेल्स होती हैं, लेकिन डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट होती है। जस्ट लाइक मेज़ के अंदर 500 सेल्स होती हैं, सिनेप्सिस एल्बा में 600 सेल्स होती हैं, और विक्सिया फाबा में 1100 सेल्स होती हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि जब एक्टिव इनिशियल डैमेज हो जाते हैं तो ये सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं और उस डैमेज को सही करने का काम करती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो ये जो रीजन हमें दिख रहा है अर्धचंद्राकार हाफ स्फेरिकल रीजन जो है, उसी को हम क्विसेंट सेंटर कहते हैं। तो ये जो है डिफरेंट थ्योरीज हैं। एक और थ्योरी है यहाँ पर जो कि है न्यूमान क्लासिफिकेशन थ्योरी, इसे भी हम देख लेते हैं। ये थ्योरी न्यूमान ने 1965 में दी थी। इन्होंने कहा था कि 5 तरह के रूट एपेक्स पाए जाते हैं। न्यूमान जो हैं इसके लिए इन्होंने कोई भी टर्मिनोलॉजी को नहीं दिया था, सीधा सिंपल इसको टाइप 1, टाइप 2, 3, 4 एंड 5 नाम दे दिया था। क्या है ये, इनको हम देख लेते हैं। देखिए टाइप 1 जो है, यहाँ पर एक सॉलिटरी एपिकल सेल पाई जाती है, जिससे कि एक इनिशिएटिंग लेयर डेवलप होती है। रूट कैप और जितने भी अदर टिश्यूज़ हैं वो इसी सिंगल इनिशिएटिंग लेयर से डेवलप होते हैं। ये आपको रेनेल्स
एमेंटिफेरी, पाइसम और एलियम में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से जो सेल्स बनी हुई हैं, इस तरीके से एक सिंगल एपिकल सेल है जो चारों तरफ क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। नीचे की तरफ रूट एपेक्स बना रही है, ऊपर कॉर्टेक्स बना रही है, वेस्कुलर सिलेंडर बना रही है और एपिडर्मिस बना रही है। तो ये चारों जो पार्ट हैं उनका फॉर्मेशन कौन कर रहा है, एक सिंगल एपिकल सेल कर रही है। जैसे कि देखिए ये वाला पार्ट कौन बना रही है, ये सेल नीचे की तरफ बना रही है। ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो यही सेल जो है एपिडर्मिस बना रही है, यही सेल जो है कॉर्टेक्स बना रही है और यही सेल जो है वेस्कुलर सिलेंडर का फॉर्मेशन कर रही है। तो सिंगल सेल जो है वो यहाँ पर सारे के सारे रूट के पार्ट को बनाती है। टाइप 2 में देखते हैं तो 2 इनिशिएटिंग लेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है, जिसमें से फर्स्ट या डिस्टल इनिशिएटिंग लेयर जो है वो एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और रूट कैप बनाती है, ठीक है। और जो सेकंड या इनर इनिशिएटिंग लेयर है वो वेस्कुलर सिलेंडर बनाती है। ये आपको जिम्नोस्पर्म, डाइकोट और मोनोकोट में देखने को मिलता है। देखिए 2 लेयर्स हैं, जिसमें से एक लेयर तो पूरी क्या बना रही है, वेस्कुलर सिलेंडर बना रही है, ये इनर वाली लेयर है। जो बाहर वाली लेयर है वो क्या क्या बना रही है, देखिए कॉर्टेक्स बना रही है, एपिडर्मिस बना रही है और रूट कैप बना रही है। यानी कि 2 लेयर में से बाहर वाली लेयर ज़्यादा पार्ट को सिंथेसाइज करती है। टाइप 3 जो है नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर जो है अगेन 2 इनिशिएटिंग लेयर है, जिसमें से क्या होता है, फर्स्ट लेयर जो है वो क्या बना रही है, एपिडर्मिस, आउटर कॉर्टेक्स और रूट कैप बना रही है। जबकि वेस्कुलर सिलेंडर और इनर कॉर्टेक्स जो है वो अंदर वाली लेयर बना रही है। क्या डिफरेंस है टाइप 2 एंड टाइप 3 में? टाइप 2 के अंदर ओनली वेस्कुलर सिलेंडर का फॉर्मेशन कर रही थी सेकेंड लेयर, लेकिन यहाँ पर जो है इनर कॉर्टेक्स का भी फॉर्मेशन ये लेयर कर रही है। एग्जाम्पल है टीलिएसी और अम्बेली। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इनर कॉर्टेक्स और वेस्कुलर सिलेंडर ये अंदर वाली लेयर बना रही है, जबकि जो बाहर वाली लेयर है वो आउटर कॉर्टेक्स बना रही है, एपिडर्मिस बना रही है और रूट कैप का फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो है टाइप 4, यहाँ पर आपको 3 इनिशिएटिंग लेयर्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। फर्स्ट जो है सबसे बाहर वाली वो एपिडर्मिस और रूट कैप बनाती है। बीच वाली जो है वो क्या करती है, कॉर्टेक्स बनाती है और जो सबसे अंदर वाली है वो वेस्कुलर सिलेंडर बनाती है। ये देखने को मिलता है रोजेसी, सोलेनेसी और कंपोजिटी में। तो सबसे अंदर वाली क्या बना रही है, सबसे अंदर वाली वेस्कुलर सिलेंडर बना रही है, ठीक है। इसके बाद जब हम देखते हैं सेकंड या मीडियन लेयर जो है वो क्या बना रही है, कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन कर रही है। और सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो क्या बना रही है, वो आपकी एपिडर्मिस बना रही है और साथ ही साथ वो क्या बना रही है, रूट कैप बना रही है। तो ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इज़ टाइप 5। टाइप 5 की जब हम बात करते हैं तो टाइप 5 जो है यहाँ पर भी 3 इनिशिएटिंग लेयर्स प्रेजेंट होती हैं और इसमें से जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो क्या करती है, रूट कैप बनाती है। सेकंड जो लेयर है वो क्या करती है, कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस बनाती है। थर्ड जो लेयर है वो क्या बनाती है, वेस्कुलर सिलेंडर बनाती है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं, सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो क्या बना रही है, वो ओनली रूट कैप बना रही है, ठीक है। उसके बाद जब आप सेकंड वाली लेयर देखते हैं तो सेकंड वाली लेयर क्या बना रही है, सेकंड वाली लेयर आपका कॉर्टेक्स भी बना रही है एंड एपिडर्मिस भी बना रही है। एंड जो अंदर वाली लेयर है वो अकेली लेयर क्या कर रही है, वेस्कुलर सिलेंडर का फॉर्मेशन कर रही है। तो यहाँ पर ये 3 इनिशिएटिंग लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। तो डिफरेंट थ्योरीज़ हैं जो ये शो करती हैं कि किस तरीके से रूट एपिकल मेरिस्टेम का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। एंड ये सारी की सारी थ्योरीज़ एक बात कह रही हैं क्लियरली कि रूट एपिकल मेरिस्टेम में सबसे बाहर रूट कैप होती है, उसके बाद एपिडर्मिस, देन कॉर्टेक्स और सबसे अंदर की तरफ जो है वो सेंट्रल सिलेंडर या वेस्कुलर सिलेंडर पाया जाता है। तो आई होप ये जो सिंपलेस्ट थ्योरी थी वो आपको समझ में आ गई और रूट एपिकल मेरिस्टेम में किस टाइप का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है ये आपको क्लियर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही नॉलेजेबल बॉटनी वीडियो के साथ, तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर more informative and knowledgeable botany videos. Thank you.